अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज़। कोई इंसान इंसानियत और एहसास के मकाम से गिर जाए तो फिर वो हैवान से भी बदतर हो जाता है। इंसानी खाल में छुपे ऐसे ही चंद बदतरीन लोगों ने पंजाब में कई इंसानों से उनकी बीनाई छीन ली। जिनकी नज़रें कमज़ोर थीं उन्हें मुकम्मल तौर पर अंधा कर दिया। और ये सब क्यों हुआ? चंद पैसों की लालच में। लाहौर, मुल्तान, कसूर, सादकाबाद से खबरें आईं कि शुगर के मरीज जिनकी आंखें कमज़ोर हैं उन्हें जाली इंजेक्शंस लगाए गए, जिसके नतीजे में आंखों में इन्फेक्शन हो गया और कई मरीज बीनाई से महरूम हो गए, जिनमें पीपल्स पार्टी रहनुमा चौधरी मंजूर के भाई भी शामिल हैं। ड्रग रेगुलेटरी लेबॉर्ट्री की मुद्दत में थाना फैसल टाउन लाहौर में मुकदमा दर्ज हुआ है। FIR में है कि आंखों के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाला यह गैर मयारी इंजेक्शन फैसल टाउन में एक निजी लैब में तैयार किया गया, जिसके बाद पुलिस ने लैब मालिक नवीद अब्दुल्ला और मुलाजिम बिलाल रशीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी है। निगरान वजीर बराए प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर ने बताया है कि इस मकरू काम में मुलव्वस अफराद एक इंजेक्शन पर 1 लाख रुपए कमा रहे थे। मज़कूरा इंजेक्शन के हवाले से हमने जब तहकीक की तो मालूम हुआ कि आलमी सतह पर यह दवा कैंसर के इलाज के लिए बनाई गई थी, लेकिन कुछ खुसूसियात और आंखों के इलाज की दीगर अद्वियात के मुकाबले में सस्ती होने की वजह से इसे मंजूर ना होने के बावजूद आंख के पर्दे के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। और पाकिस्तान से पहले वेस्टर्न इंजेक्शन के इस्तेमाल से दुनिया के दीगर ममालिक में भी बीनाई जाने के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। 2011 में अमरीकी रियासत फ्लोरिडा और टेनेसी में इस इंजेक्शन से 16 अफराद की बीनाई शदीद मुतासर हुई है और कुछ नाबीना भी हो गए। इस केस में मज़कूरा इंजेक्शन की दोबारा पैकेजिंग का मामला भी सामने आया था। ऐसा ही वाक़या भारत की रियासत गुजरात में भी वेस्टर्न इंजेक्शन के इस्तेमाल से साल 2016 में हुआ, जब 15 मरीजों की बीनाई चली गई। पाकिस्तान में इस तरह का ये पहला वाक़या सामने आया, लेकिन यहाँ अफसोस का मकाम यह है कि हमारे मुल्क में गैर मयारी और जाली दवाओं से लोगों के मुतासर होने का तो ये पहला वाक़या नहीं है। पाकिस्तान में जाली, गैर मयारी और दुनिया भर में बैन अद्वियात की फ़रोख्त ये मामूल का कारोबार है जो बिला खौफ व ख़तर सालों से जारी है, जिसे बाअसर अफराद की सरपरस्ती भी हासिल रहती है। बेज़मीर अनासर मरीजों की ज़िंदगियों से खेलते रहते हैं और रियासत किसी बड़े सानहे तक खामोश बैठी रहती है। यहाँ पर भी पंजाब की निगरान हुकूमत ने 5 रुकनी कमेटी तो बनाई है जो 3 दिनों में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करेगी। उम्मीद की जा सकती है कि इस मरतबा हुकूमत ऐसा मकरू काम करने वालों को ऐसी सज़ा दिलवाएगी कि आइंदा कोई इंसानी सेहत और जानों से कम खेलने की जरूरत तो ना कर सके। प्रोग्राम में चौधरी मंजूर साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आपके भाई मुतासर हुए हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ सर आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो अफसोसनाक वाक़या है, सुना आपके भाई के बारे में, बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ। बताइएगा ये इंजेक्शन इन्होंने कहाँ से लगवाया है और वजह क्या थी इसकी? एक्चुअली तो उन्हें वो नजर में वीकनेस हुई, कमजोरी हुई, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि शुगर की वजह से वो झिल्ली को आ जाती है अंदर। जी आज में उसको रिमूव कराने के लिए कसूर से लगवाया था। तो लेकिन जब ये इन्फेक्शन हुआ उसके बाद लाहौर गए तो पता चला कि 20 लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो गया। ये एक्चुअली तो जो इंजेक्शन है यहाँ पे ये बहस हो रही है कि ये जाली है कि असली है। जो असली इंजेक्शन था वो भी अमेरिका में 2011 में बैन हुआ है, इंडिया में 2016 में बैन हुआ है, पाकिस्तान में अभी तक। अच्छा चौधरी साहब, बताया ये जा रहा है कि क्योंकि ये इंजेक्शन जो है ना वो जाली सस्ता मिल रहा था, इसलिए ज्यादा लोगों ने इसको लगवाया। ये बता सकते हैं आप डॉक्टर्स ने मरीजों के सामने ऑप्शंस क्या रखे थे? ऐसा नहीं है, ये की इंजेक्शन है तो उसको ये लगवाते हैं, उसको ज्यादातर हिस्से कर लेते हैं जब इंजेक्शन बनता है। तो ये वजह नहीं है, सस्ते महंगे का इशू नहीं है। मसला तो ये है जो अमेरिका में बैन है, इंडिया में बैन है, तो यहाँ पे क्यों चल रहा है? चौधरी साहब प्लीज अपने जरा भाई के बारे में भी बताइए, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? सर्जरी से रिकवर किया जा सकता है? उनकी सर्जरी तो होगी, अभी होपफुल है। एक आंख से तो इम्कान है कि रिकवरी हो जाएगी, दूसरी का अभी कुछ नहीं कह सकते। तो बस अभी दुआ करें, अभी ऑपरेशन हो गया, कंप्लीट हो गया। अल्लाह ताला सेहत दे, न सिर्फ आपके भाई को बल्कि वो तमाम लोग जो इससे मुतासर हुए हैं। निगरान हुकूमत ने चौधरी साहब 2 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, 5 रुकनी कमेटी बनाई है, मामले की तहकीकात होगी, 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेंगे। इंजेक्शन को मार्केट से उठाने का भी दावा किया जा रहा है। आप इन तमाम एक्शन से मुतमईन है सर? देखिए ये अच्छी बात है जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं। अभी तो फिर रिपोर्ट को आने से ही कोई बात हक नहीं कही जा सकती है, जब रिपोर्ट सामने होगी
जी इससे पहले तो अभी जो इक़दाम हुए हैं वो ठीक हुए। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ गो हैं अल्लाह ताला आपके भाई को भी सेहत दे और जितने तमाम लोग जो इस जाली इंजेक्शन से उन तमाम लोगों को अल्लाह ताला सेहत दे। प्रोग्राम में आगे बढ़ने के लिए शुहेब शाहीन साहब मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वकील हैं, शुक्रगुजार हूँ आपकी, ज्वाइन कर चुके हैं। माइज़ा हमीद साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है, मेरी मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं। आगा रफ़ीउल्लाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आप तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। शुएब साहब क्योंकि सर आप वकील भी हैं तो मैं ज़रा इसी वाक़े से आपसे बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ। ये पाकिस्तान में जाली अद्वियात के हवाले से सर कई केसेस आते हैं सामने, आज तक किसी केस का मिसाली नतीजा मैंने तो नहीं देखा, इस बार देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हमारे यहाँ जो उसूली तौर पर जिन इदारों की ज़िम्मेदारी है वो किधर हैं? ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी वाले, किधर हैं ड्रग इंस्पेक्टर्स जिनकी ज़िम्मेदारी है कि हर मेडिकल स्टोर को वो चेक करेंगे और मुस्तकिल बुनियादों पर उनकी बड़ी-बड़ी मराहत और तनख्वाहें हैं। और किसी भी जगह पे अगर कोई एक्सपायर्ड कोई आइटम मिले या कोई ऐसी दवा मिले जो कि प्रोहिबिटेड है और वो इस्तेमाल अभी भी हो रही है या कोई ऐसी डिफेक्टिव चीज़ है, तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? नेक्स्ट ये है कि जो डॉक्टर साहबान हैं जो ये इंजेक्शन जी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उनसे सवाल बनता है, या जो सर्जन है, आई सर्जन है, कि भाई जो एक पूरी दुनिया में बैन है और यहाँ इसका मतलब है या तो बैन हुआ क्यों नहीं? ये तो फिर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी आएगी। और अगर बैन जी था उसके बावजूद आपने लगाए हैं, ये तो फिर उनके लाइसेंस सस्पेंड होने चाहिए। बहरहाल जहाँ तक आपका ताल्लुक है, ये हमारा फाल्टी जुडिशियल सिस्टम और कानून और निज़ाम इंसाफ है कि जहाँ प्रोसिक्यूशन के दरमियान में ही या गवाह बैठ जाते हैं या वो प्रोसिक्यूशन में पर्चे मुकम्मल दर्ज नहीं होते, और अगर दर्ज होते हैं तो वो एक माफिया जो है वो उनको किसी ना किसी जगह से बचाने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग एविडेंस अदालतों में आएगी नहीं जी तो जी कोई भी जज उनको उस तरह फिर सजा नहीं देगा। ये तो कत्ल जी का पर्चा होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ एक जी लिहाज से। जी जब आप बिल्कुल आप किसी सही कह बंदे रहे हैं, को कोई कोई भी उसके सर इससे इफेक्ट हो सकता है। देखिए ना, माइजा बंदा साहिबा मर जाए, ड्रग कोई और रेगुलेटरी अथॉरिटी की सिचुएशन बात कर रहे हैं। जी जी शेफ अगर साहब मौका अगर दीजिए। माइजा साहिबा ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, एनी पॉसिबिलिटी ये ड्रैप के इन्वॉल्व हुए बगैर इतना बड़ा धंधा चल कैसे सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। बड़ी ये ख़तरनाक बात है और बड़ी दर्दनाक बात है और बड़ी ट्रैजिक बात है कि इस तरह की चीज़ें बहुत कॉमन है पाकिस्तान में। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे मौके पे मुझे मियाँ शहबाज शरीफ साहब बहुत याद आते हैं। जब भी कोई ऐसी इमरजेंसी होती है, जब भी कोई ऐसे जो है जिस तरह डेंगू हो गया ये और ये पिंक आया है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उनके बड़े ये इंसिडेंट्स उनको जो हैं बहुत ज़्यादा जो है वो तंग करते हैं और वो बहुत दिन रात मेहनत करके पूरी कोशिश करते हैं कि ट्रांसपेरेंटली जो है ये जो है इसका इलाज एग्जीक्यूट हो। अब तो वो नहीं है, निगरान हुकूमत है। मुझे आई एम श्योर कि ये जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। ऐसे नहीं हो सकता कि ये बगैर किसी महकमे की मिली भगत के बगैर जो है ये बगैर काम किसी हो रहा हो। इन्वॉल्वमेंट के तो मैं ये समझती चल हूँ नहीं कि ये जो सकता। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। एग्जैक्टली तो आगा रफीउल्लाह साहब, ये जो आपकी बात को आपका आगे बढ़ाती हूँ। आगा बल्कि मैं रफीउल्लाह ये चाह साहिबा रही को थी याद आ रहा है। जी जी कंप्लीट कर लें माइजा, कंप्लीट कर लें। हाँ, मैं ये कह रही थी कि आपके प्रोग्राम के थ्रू जो आपने आगाही दी है, ऐसे बहुत से प्रोग्राम होने चाहिए जिसमें कोई ज़्यादा टाइम इस चीज़ को देना चाहिए ताकि लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस हो और लोग खुद अपने तरीके से इस चीज़ से महफूज हम तो होने दुआ की करते हैं पूरी माइजा कोशिश साहिबा करें। ऐसे केसेस ही नहीं होने चाहिए पाकिस्तान में कि जिसको बैठकर फिर टीवी पर डिस्कस किया जा सके। आगा साहब, माइजा को शहबाज शरीफ याद आ रहे हैं। सर क्या क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इस तरह का धंधा, इतना मकरू धंधा, इतना बड़ा धंधा ये 1 महीने में ही शुरू हुआ हो? ये चल रहा होगा सर, इसके कोई ताने बाने तो होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि आवर टू नाइट ये सारा धंधा शुरू हुआ है और ये मकरू धंधा जो है ये आज की बात नहीं है और इस पे किसी किस्म की पॉलिटिक्स से हर चीज़ से बाहर होकर आपकी प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं निगरान गवर्नमेंट से
ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस FIR में जो ज़िम्मेदार इस रेगुलेटर अथॉरिटी के लोग हैं उनको भी शामिल है, तफ्तीश किया जाए और FIR में उनको नॉमिनेट किया जाए। जो लोग मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्त हमारे PTI से जो लॉयर हैं शाहीन साहब, ये बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी मराहत लेते हैं और एक बहुत ज़फ़र मौज वाली बात है कि एक इनकी बहुत बड़ी फौज ज़फ़र मौज इदारा है जो इसके जी मौज ज़फ़र मौज वाली बात, तो ये जो इंजॉय कर रहे हैं ये इस पे नहीं करना चाहिए कि उन लोगों को जो इस मकरू धंधे में शामिल है वो तमाम लोग जिनकी ये जिम्मेदारी बनती थी इनको चेक करना और वो मुअज़्ज़िज़ पेशा और डॉक्टर उन सब पर शिकंजे कसने चाहिए। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक जी सबको जी तो जब जाके वो तमाम लोगों के ऊपर जो है ना शिकंजा कसना चाहिए। आप सही कह रहे हैं सर। मैंने क्विकली आगे बढ़ना है फौरी तौर पर। आज निगरान वज़ीर आज़म ने एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू दिया है, उसमें इंपॉर्टेंट उन्होंने बातें की इलेक्शन के हवाले से, स्पेशली जो उन्होंने बात की है उसी पे ही हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वो कह रहे हैं कि शफाफ इंतखाबात इमरान खान साहब के बगैर हो सकते हैं, लेकिन उस पर फिर PTI का पॉइंट ऑफ व्यू भी आया और PTI ये कह रही है कि अगर इलेक्शंस होते हैं इमरान खान के बगैर होते हैं तो ये गैर आईनी इलेक्शंस होंगे। तो शुएब साहब ज़रा आप मुझे बता दीजिएगा, अगर ये वाले इलेक्शंस इमरान खान साहब के बगैर हो रहे हैं और वो गैर आईनी है, तो जो 2018 में इलेक्शन नवाज शरीफ के बगैर हो गया था, नवाज शरीफ साहब जेल में थे, वो भी गैर आईनी ही होगा ना सर फिर आप लोगों की नज़र में? देखें, पहली बात तो ये है कि ये निगरान वज़ीर आज़म को किसने अख्तियार दिया है कि वो ये डिटर्मिन करें कि जनाब इमरान खान के बगैर इलेक्शन जो होंगे वो सही होंगे और कानून और आइन के मुताबिक होंगे। भाई ये आपका काम नहीं है। आप कहें जी सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। आप इस वक्त केयर टेकर हैं या एक सियासी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका ये कह देना ही इटसेल्फ उनकी पार्शलिटी को शो करता है। इसका मतलब है वो जो राजा रियाज साहब वो भी नून के को प्यारे हो गए, बल्कि पहले दिन जो वो गए थे वो गए ही इस कंसिडरेशन पे थे, बाकी चीज़ें पैसे लिए नहीं लिए ये तो अल्लाह का मामला है, लेकिन टिकट की कंसिडरेशन पे गए थे वो जो उनको मिल गई। मुझे ये बताएं कि उनकी ये एक्सटेंशन अपने आप को साबित कर रहे हैं कि ये शहबाज शरीफ और उनकी एक्सटेंशन है? और सर अब आप मेरे सवाल का जवाब दें ना, अगर ये वाले इलेक्शन इमरान खान जेल में उनके बगैर हो रहा है तो 2018 का इलेक्शन जो था वो आईनी था सर? देखें, पहली बात तो ये है कि इमरान खान इस वक्त अंडर ट्रायल प्रिजनर है, उसकी जजमेंट सस्पेंडेड है, और जबकि वो जो थे नवाज शरीफ साहब वो सुप्रीम कोर्ट से ताहयात नाअहली थी उनकी, और उसके बाद उनकी कन्विक्शन हुई एक केस में नहीं 2 केसों में हुई, अल अजीजिया वाले केस में भी और एवनफील्ड अपार्टमेंट में भी। तो ये कहना कि उनका और हमारा केस एट पार है ये नाकाबिले फहम बात है। और फिर देखें सर, एक बात तो ये आज सर आज इमरान खान साहब प्रिजनर हैं सर, उस वक्त नवाज शरीफ साहब प्रिजनर थे, वो जेल में थे, आज उनको जेल में डालने वाले कहते हैं कि वो सियासी मामला था। तो सर इस मुल्क में सजा भी हो जाती है, सजा खत्म भी हो जाती है। सर ये कौन सी नई बात है? मुझे ये बताएं ना कि गैर आईनी कैसे हो गया इलेक्शन, और अगर गैर आईनी अभी का है तो फिर 2018 वाला कैसे आईनी हो गया? देखिए, पहली बात तो मैंने आपको वाज़ेह कर दिया कि एक शख्स कन्विक्टेड है करप्शन चार्जेस पे और ताहयात नाअहल है बाय द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सर यहाँ पर भी करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से तो जेल में है। वाली जो बात है ये आज की बात आज होगी कि जिस दिन ये शेड्यूल आएगा उस दिन की जो सिचुएशन है उसको देखेंगे। लेकिन ये कह देना प्राइम मिनिस्टर का कि जनाब नहीं उनके बगैर इलेक्शन जो होगा वो आईनी और गैर आईनी और गैर कानूनी नहीं होगा, आप कौन होते हैं ये डिटरमिन करने वाले? हम तो इस बात पे बात कर रहे हैं कि एक शख्स जो अभी अंडर ट्रायल प्रिजनर है जिसके खिलाफ आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप बस ये जस्टिस कर देते, आप ये मुझे बता देते कि ये वाला अगर गैर आईनी है तो 2018 का आईनी कैसे हो गया था? वहां पर भी एक सियासी जमात के लीडर थे जो कि जेल में थे। तो अगर जेल जाने से आइन और गैर आइन इलेक्शन का जो है मयार सेट किया हुआ है तो फिर आपको जवाब देना चाहिए ना सर। माइजा हमीद साहिबा, नून लीग भी इस ख्वाहिश का इजहार कर चुकी है कि मियाँ साहब की तरह इमरान खान को भी इंतखाबात के दौरान जेल में होना चाहिए, और अब तो निगरान वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि इमरान खान के बगैर भी जो इंतखाबात होंगे वो शफाफ हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून तो ऑब्वियसली वेलकम कर रही होगी उनकी इस बात को, उनके बयान को। मेरा ख्याल है कि पूरी अवाम और
सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और सारे जो इदारे हैं इस चीज़ को जो है वो खुशाइन बात समझते हैं उनकी स्टेटमेंट को। एक दहशतगर्द जिसने 9 मई को लोगों को उकसाया कि वो पाकिस्तान की कौमी जो जगह हैं और जो यादगारें हैं उनको आग लगाएं, उनको नुकसान पहुंचाएं और अपनी जो एक इंस्टीट्यूशन है उसको बदनाम करें। उसके बाद आपके ऊपर तोशाखाना केस की इतनी बड़ी जो करप्शन के चार्जेस हैं, ऐसे इंसान को, ऐसे दहशतगर्द को बिहाइंड द बार्स ही होना चाहिए जिसने पूरी कौम को जो है गलत तरफ लगाया। अब ये कहें कि इसको मियां नवाज शरीफ के साथ कंपेयर करें, मैं समझती हूँ बिल्कुल नहीं। मियां नवाज शरीफ के ऊपर गलत केसेस थे और कहाँ पे जो है पनामा था और कहाँ पे जो है इकामा निकला और फिर जो है उनको जो है अपनी सीट से उतारा गया गैर आईनी तौर पे। इमरान खान साहब तो पार्लियामेंट के अंदर उनको वोट आउट किया आपका गया। जवाब आ गया पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली आपका दफा जवाब हुआ आ है। गया माइज़ा तो साहिबा, ये जो इस तरह माइज़ा के साहिबा जवाब आ गया आपका। बदनामा अगर अफरुल्ला साहब ज़माना लीडर जो अपने आप को कहते हैं उनको अगर इलेक्शंस में शामिल करेंगे तो मैं समझती हूँ कि इलेक्शन खुद ही रिग्ड होते हैं। अच्छा, अगर रफ़ीउल्लाह साहब, ये माइज़ा साहिबा को लगता है कि जो निगरान वज़ीर आज़म साहब ने बात कही है इसको न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम, वो पाकिस्तानी अवाम तक की बात कर रही हैं उन्होंने, बल्कि तमाम सियासी जमातों के लिए ये खुशाइंद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उनके स्टेटमेंट को इसी तरह से ले रही है। देखें, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़े और खुला मैसेज है। हम समझते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक बराबरी के बुनियाद पर मौका देना चाहिए ताकि वो अवाम एक ये हम पॉलिटिकल पार्टियों के पास ये एक ही ताकत है कि वो हम कहते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है और इस इलेक्शन में अवाम अपना फैसला बताएगी कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने इस मुल्क में आइन दिया, जिन्होंने इस मुल्क में आइन की पासदारी रूल ऑफ लॉ के लिए यानी पीपल्स पार्टी निगरान वज़ीर आज़म के इस स्टेटमेंट को ना सपोर्ट करती है, ना इसे वेलकम करती है, ना इसकी हिमायत करती है, ऐसे ही है? नहीं, हम देखें, हम किसी को भी माइनस करने की बात नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि जो माइनस करे वो अवाम करे। किसी भी कुव्वत को, किसी भी ऐसे ताकतों को नहीं चाहिए कि वो और तजर्बे, इमरान खान जैसा बुरा तजर्बा और हम पर मुसलत करे। अगर अवाम की ताकत से 18 में इलेक्शन, साहब ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई के जो लोग गैर कानूनी कामों में मुलविस नहीं है सर, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। पीपल्स पार्टी पहले ही ये कह चुकी है कि गुड पीटीआई से इत्तेहाद हो सकता है। तो क्या कहीं इस चीज पर काम हो रहा है कि इलेक्शन से पहले माइनस खान एक गुड पीटीआई निकल कर सामने आ जाए और उनके साथ फिर आप लोगों को इत्तेहाद वगैरह वगैरह हो सके? देखें, हम गुड पीटीआई की जो बात की वो सिर्फ उन लोगों के लिए की है जो 9 मई के उस इक़दामात में, जो एक शर्मनाक इक़दामात थे जिससे हर पाकिस्तानी को शर्मिंदगी का बायस है कि मेरे शोहदा की, उनकी जिनकी खून और जिनकी कुर्बानियों की वजह से हम आज़ादी से सांस ले रहे हैं। इसकी तकलीफ़ हमें इसलिए है कि हम एक पॉलिटिकल तंजीम है, हमारी पार्टी में शोहदा की एक फहरिस्त है और उस शोहदा में हमारी क़ियादत की, तो उन कुर्बानियों को मद्देनज़र रखते हुए हम समझते हैं कि ये ज़्यादती है। आपको चाहिए कि पाकिस्तान के उन शोहदा की तजलील ना करते हैं। पीपल्स पार्टी समझती किसी को माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया है। शुएब साहब, सर ये फरमाइए, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, की आवाम माइनस करे, पाकिस्तान की आवाम करे। ठीक सर, फैसला तो बेसिकली पाकिस्तान की आवाम का ही होना चाहिए। सर शुएब साहब, ये मोहम्मद अली दुरानी साहब बड़े एक्टिव हैं सर, मेल मुलाकातें आजकल उनकी हो रही हैं, सदर से मुलाकात की, पीटीआई की वफ़द से भी मिले हैं। वो क्या बातें हो रही हैं, क्या मुलाकातें हो रही हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि किस मैंडेट के तहत ये मुलाकातें हुई हैं? पहली बात तो यह है कि मेरे नॉलेज में इसका कोई भी नहीं है कि उन्होंने किस मैंडेट के तहत कर रहे हैं और किस हैसियत में और किस अथॉरिटी की इजाज़त से कर रहे हैं। लेकिन जो ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, मुझे ये बताएं, आज भी तमाम सर्वेज और पोल ये कहते हैं कि 80 से 90% है पॉपुलैरिटी आज इमरान खान की। उसको माइनस आप किस तरीके से कर सकते हैं? और दूसरी बात, सर आगे बढ़ने के बजाय पहले ही मोहम्मद अली दुरानी साहब के हवाले से भी बात कर लेते हैं ना। मोहम्मद अली दुरानी के ऊपर
सुन लें, मोहम्मद अली दुरानी के ऊपर कम से कम ये मजम्मत तो कर दें आप। पे आऊंगी सर, आपकी टर्न पे आऊंगी। शुएब साहब से को बात कंप्लीट करने दें, फिर मैं आपकी मैं टर्न पे ये आती हूं। कहता हूँ, मैं बोलो शुएब साहब से मजम्मत कर दें। पीटीआई से बात कर रहे हैं। देखिए मुझे नहीं पता, मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं ना इसके बारे में राय कायम को तब करूंगा कि जब मेरे अथॉरिटी से या किसी कंसर्न कोर कमेटी के इजलास में कोई बात हो या कोई पॉलिसी डिसीजन हो, तो फिर मैं बात करने की पोजीशन में होऊंगा। इस वक्त मेरी इस मौजू पे किसी कंसर्न अथॉरिटी से, किसी शख्सियत से कोई बात नहीं हुई, इसलिए मैं किसी मौजू पे बात करने से पहले सीरियस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए शुएब भाई? सर मैं एक बात कर रहा हूँ ना, देखें पहली बात तो ये है, मुझे बता दें, आज जो आपने जबर और खौफ की फिजा इस इंटरम सेटअप ने कायम कर दी है, आज उस्मान डार किधर है, आज सदाकत अब्बासी किधर है, आज वो मशवानी किधर है, आज शेख रशीद किधर है? हम कहते हैं अगर कुछ है, आप समझते हो कोई इल्ज़ाम है कानून के मुताबिक, आप अदालत में तो पेश करें। आपने अदालतों से मावराए अदालत आपने एक खुफिया एक सिस्टम बना रखा है कि आप अदालतों में भी पेश नहीं करते, और आप जो जबर और सर यही शेख रशीद थे शुएब भाई, यही शेख रशीद थे, और वो कानून साजी आप लोगों ने की है। शुएब साहब मुझे ये बताएं, ये जो आज भुगत रहे हैं, ये कानून साजी शेख रशीद इंटीरियर मिनिस्टर थे, ये कानून साजी आप लोगों ने की, और उस टाइम इसकी मुखालफत करते थे। मुलाकातें नहीं कर रहे हैं शुएब भाई, ये सदर साहब से मुलाकातें जो कर रहे हैं सर, किस मैंडेट के तहत कर रहे हैं? ये बात है कि आप किसी को वारंट ऑफ अरेस्ट के बगैर आप उठा सकते हो, लेकिन अदालत में तो पेश करेंगे ना 24 घंटे के अंदर। देखें, ये आइन का हम इस तरह से बात करेंगे कुछ समझ नहीं आएगा सर, मुझे प्लीज बात करने दीजिए। शुएब साहब को अपना कंप्लीट करने दें, मैं आपकी तरफ आती हूँ, आप अपनी मुकम्मल बात कीजिएगा। शुएब साहब मुझे बता दें, ये क्लियर कर दें सर, कोई मैंडेट नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उनके पास? जी मेरे नॉलेज में नहीं है, किसी कोर कमेटी के डिस्कशन में ये चीज नहीं आई, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि हमारी हाँ या ना गए ना सर, ये क्या जवाब हुआ कि आपके इल्म में नहीं है? सर आप कोर कमेटी के मेंबर हैं, ना ही कोर कमेटी में ये डिस्कस हुआ है, तो इसलिए हमारे पास जो कोर कमेटी में डिस्कस नहीं हुआ तो आप बोले सर कि फिर मोहम्मद अली दुरानी पीटीआई के बगैर मैंडेट के बगैर ये मुलाकातें कर रहे हैं सर, क्योंकि इमरान खान साहब ने यही कहा था ना कि जो भी फैसला होगा वो उस कोर कमेटी से निकलेगा। मेरे नॉलेज में इसलिए नहीं है, ना तो इमरान खान साहब की आशीर्वाद अभी तक अथॉरिटी है इनके पास, ना कोर कमेटी में अंडर डिस्कशन ये मैटर आया है। दो अथॉरिटी हैं जिन्होंने फैसला करना है, या खान साहब करेंगे या कोर कमेटी फैसला साजी में फाइनल फैसले देंगी, लिहाजा इन दोनों में जब डिस्कशन में नहीं आया तो मैं नहीं कह सकता कि कोई अथॉरिटी इनके पास कितनी है, क्या है और किसके बिहाफ पे वो बात कर रहे हैं, इसलिए इस हवाले से मैं बात करूंगा। लेकिन जो आगा ठीक है, यानी कोर कमेटी की आशीर्वाद तो उनको हासिल नहीं है, तो फिर उसके बाद देखें कि कितनी देर में खुलता है कि फिर किसकी आशीर्वाद हासिल है। सर आप तीनों मेहमान मेरे साथ ही रहिएगा, मियां साहब वापस आ रहे हैं, 21 को इलेक्शंस भी हो रहे हैं, जो मैं इस पर मैंने डिस्कशन करनी है, मेरे तीनों मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रेक लीजिए, वापस आइए। वेलकम बैक वंस अगेन जी। एक तरफ मियां साहब की वापसी है, दूसरी तरफ इलेक्शंस जो है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में होने की बात हो रही है, और कुछ जमातों की तरफ से ये कहा जा रहा है क्योंकि मौसम बड़ा ठंडा होगा, सर्द होगा, बालाई इलाकों में कैसे होंगे तो इलेक्शन के ऊपर ही बर्फ़ जमा दी जाए कुछ अरसे के लिए। इस पर ज़रा डिस्कशन करते हैं। माइज़ा अमीद साहिबा, मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं कि मियां साहब के आने से आइन शिकन जो है वो परेशान है। ये ज़रा डिफ़ाइन कर दीजिएगा, आइन शिकन कौन है? आइन शिकन वही हैं जिन्होंने आइन को जो है वो यरगमाल बना के एक मुंतखब वज़ीर आज़म को उनका टेन्योर पूरा करने से पहले उनको जो है वो पनामा के केस में फंसाया। उसके बाद उनको जो है पनामा में कुछ नहीं निकला तो फिर इकामा पे उनको जो है वो ये निकाल दिया गया। फिर JIT भी बनी, JIT से भी कुछ नहीं निकला। और आइन शिकन वही हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को बुलाया जेल से और उन्हें कहा कि आपके इस बात से मैं ये समझूं कि मियां साहब अपने वो जो एहतिसाब के बयानिया था उनका उस पर कायम है, यानी कि वापस आने के बाद साबिक आर्मी चीफ जनरल फैज़, 2 साबिक चीफ जस्टिस, इनके खिलाफ वो अपनी कैंपेन करेंगे, उनके खिलाफ एहतिसाब का मुतालबा करेंगे, ये आप कह रही हैं? देखिए मियां साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि वो इंतकाम में यकीन नहीं रखते।
उनका इंतकाम अल्लाह ले लेगा। तो मैंने देखा है कि बहुत से लोग जिन्होंने मियाँ साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की, काम किए, उनको वो अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। तो मैं ये समझती हूँ कि गलत इल्ज़ाम लगाएं तो उनका फिर अंजाम यही होता है। दूसरा जो है, मियाँ साहब का वेलकम जो है करने के लिए पूरा पाकिस्तान KPK से लेके, कश्मीर से लेके, साउथ पंजाब से सब रेडी हैं और तैयारियां बहुत ज़ोरों शोर से हैं। तो आपको नज़र आ जाएगा कि मियाँ साहब का वेलकम इतना इंशाल्लाह बड़ा होगा कि समझ आ जाएगी कि अवाम किसके साथ वेलकम होगा या नहीं होगा। अभी 2 दिन पहले जावेद लतीफ साहब कह रहे थे कि लोगों को बड़ी परेशानियां होती हैं, एम्बुलेंस फंस जाती हैं, तो इस वजह से लोग नहीं निकालेंगे नहीं, हम इस तरह से, हम उस तरह का वेलकम नहीं करेंगे। तो होगा नहीं होगा वो जो 10 लाख की आप लोग बात कर रहे थे? वेलकम होगा और बड़ा ज़ोरों शोर से होगा और लोग बड़े जो हैं वो जोश में हैं, खरोश में हैं और बहुत खुश हैं कि मियाँ साहब आ रहे हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान को जो बचाने वाला है इस करंट सिचुएशन से, ये जो इकोनॉमी की हालत है, ये मियाँ साहब ही कर सकते हैं। वो मियाँ साहब ही इस मुल्क को जो है, बल्कि मैं ये समझती हूँ, हालांकि पिछले 16 महीने भी जो कुछ हो रहा होता था मायजा हमीद साहिबा, वो लंदन से ही तो डिसीजंस लिए जाते थे, मियाँ साहब बताते थे, मियाँ साहब फैसला लेते थे और फिर उसके बाद पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट होता था। बहरहाल आप लोग कहते हैं कि मियाँ साहब आएंगे तो कुछ बेहतरी होगी, तो अगर साहब मियाँ साहब अगले महीने वापस आ रहे हैं और आप लोगों को जी आप लोगों को उनसे बड़े शिकवे शिकायत थी। एक मिनट मुझे दें। 16 महीने में कौन सी जादू की छड़ी थी जिससे जो है मियाँ साहब ने लंदन से जो है वो चलानी थी, और तो वो अभी जादू की छड़ी लेकर आ रहे हैं। 3.5 इयर्स का इमरान खान साहब गंद डाल के गए थे और फिर 9 मई में को गंद डाला था। वो किसने एकदम अभी जादू की छड़ी लेकर आ रहे हैं मायजा साहिबा, जिससे जो है सब कुछ साफ हो जाना था। तो मैं अब इंशाल्लाह लेके आएंगे और हम इंशाल्लाह 4 साल रहेंगे और देखिएगा मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँचता है। जादू की छड़ी लेकर आ रहे हैं भाई, ये आज की खबर है। जादू की छड़ी मियाँ साहब लेकर आ रहे हैं 21 तारीख को। बिल्कुल ठीक है, आ गया आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आगा साहब, मियाँ साहब अगले महीने आ रहे हैं सर, आप लोगों के बड़े शिकवे शिकायत हैं मियाँ साहब से। CEC ने सदर साहब को, आसिफ अली जरदारी साहब को ये टास्क दिया था कि ये मामला सॉर्ट आउट करें, कोई जवाब मिला, कोई बात हुई सर? देखें, जवाब मिलने और जवाब का इंतज़ार हम नहीं कर रहे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली ही अपना मौक़िफ़ रखा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर जिले का वो मौक़िफ़ है कि जी आप नंबर 1 इलेक्शन कमीशन डेट दें, हिले बाने जनवरी के आखिरी हफ्ता किसने देखा है? आखिरी शो और आखिरी हफ्ता ये किसी ने नहीं देखा है। डेट अनाउंस करें कि जी फ़लाँ डेट को ये इलेक्शन हो रहे हैं। अगर वाकई में इलेक्शन कमीशन जो है वो इस टाइम सर ये गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान मियाँ साहब का जरदारी साहब से कोई राब्ता हुआ है? आई डोंट नो, मेरी नॉलेज में ये बात नहीं है कि मियाँ साहब ने जरदारी साहब से कोई राब्ता किया है या नहीं किया। हमारा इशू सर JUI सर क्विकली मुझे, क्योंकि सेगमेंट क्लोज करना है, शुएब साहब का भी कमेंट रह गया, मुझे बताएं। JUI कह रही है सर्दी होती है जनवरी के आखिर में इलेक्शंस के बारे में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कहती है? मैं कहता हूं कि जी हमें जब यकीन होगा कि आज आप इलेक्शन अनाउंस करें, ये हिले बहाने हैं, ये जो जनवरी का आखिरी हफ्ता और फलाना ये सारे बहाने, ये सब के सब लॉलीपॉप है। पाकिस्तान की आवाम को, आपको चाहिए, इलेक्शन कमीशन को चाहिए अपने फ़राइज़, अपने जो इनको आईनी तौर पर जिनकी जिम्मेदारी है उनको इलेक्शन अनाउंस करने चाहिए। आपके मुताबिक इलेक्शन से भाग रही है सर? इलेक्शन से भाग रही है JUI ये बात करके? JUI ने बात की है ना, वो कह रहे हैं कि इलाकों में, ये पहाड़ी इलाकों में कैसे हो गए इलेक्शन? नहीं, मैं JUI का कोई तर्जुमान नहीं हूँ। ये JUI अपना मौक़िफ़ खुद पेश करेगी। हमारा मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन से है। JUI जो है वो एक सियासी जमात है, उनका अपना एक मौक़िफ़ है, अपना एक नज़रिया है, वो अपनी बात करते हैं। मैं आपने कहा सर्दियों के हवाले से अगर ये बयान आया है तो ये ढीले बहाने, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। ठीक, सही है, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया है इस पर। सॉरी, देखें यहाँ बिग सॉरी है किरण, मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन को अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए डेट अनाउंस करनी चाहिए, और पाकिस्तान जिस मसाइल का शिकार है उसमें क्या सर्दी क्या गर्मी, एक मरतबा आवाम की नुमाइंदगी के लिए और डेट अनाउंस करनी चाहिए।
ताकि सही, असल अवामी बिल्कुल ठीक, नुमाइंदे बिल्कुल आए। ठीक, आपका आ गया सर, पॉइंट आ गया। शुएब साहब, नून लीग ने जनरल बाजवा का मुतालबा किया है, पीटीआई भी उन पर इल्जामात आयद करती रही है, तो अगर ये एहतसाब होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ होगी नून लीग के इस मामले पर, सपोर्ट करेगी इस मुतालबे को? देखें ये इनके किस झूठ पे आप एतबार करेंगे। पहली बात तो मुझे ये बताएं कि ये जो 16 महीने इनके थे और हर पॉलिसी डिसीजन नवाज शरीफ का था, तो मुझे बताएं वो एहतसाब का नारा, एहतसाब की बातें और एहतसाब किसने करना था, क्यों नहीं किया इन्होंने। और दूसरे जी, मुझे ये बता जी, दें, जी। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि 2019 में हमें कहा गया कि पहले पंजाब गवर्नमेंट ले लो और उसके बाद हम आपको फेडरल गवर्नमेंट देंगे, लेकिन जी हमने कहा नहीं, दोनों हमें सर, इकट्ठे चाहिए। मैंने सेगमेंट क्लोज अच्छा, करना है, अगर मुझे क्विकली यस और नो में बता दें, मैंने अगला सवाल भी करना है आपसे। सिर्फ एक बात सपोर्ट करके करेंगे वो आप, बाजवा हिमायत साहब के करेंगे? नाम नहीं लेंगे शुएब भाई। हमने इमरान खान ने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा था कि बाजवा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम तो चाहते हैं, लेकिन इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं करनी। ये झूठा सा बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग इनकी कारकर्दगी को जानते हैं। इनके पास ये 2019 में कैसे इन्होंने एक्सटेंशन दी, किसने दी थी? इन्होंने नहीं वोट दिए थे सर। मैंने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ना है सर। मैंने आपसे अगला सवाल भी करना था, लेकिन मेरे पास सेगमेंट का टाइम खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, आगा रफीउल्लाह साहब, माइजा हमीद साहिबा, ये तीनों मेरे मौजूद मेहमान मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। क्विकली नाज़रीन की जानिब बढ़ेंगे। तो नाज़रीन, 1948 में इसराइल का क़याम हुआ, तब से अब तक पाकिस्तान की तरह सऊदी अरब ने भी इसराइल को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया है। लेकिन क्या अब 75 साल बाद सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने के साथ साथ ताल्लुकात भी क्या मामूल पर लाने जा रहा है? यह अहम तरीन सवाल है, और ये कोई बेवक्त की रागनी या फिर कयास आराइयों पर मुबनी बातें नहीं हैं। ये गुज़िश्ता दिनों ये सवाल इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के इस बयान के बाद बड़ा ज़ोर पकड़ गया है, जिसमें उनका कहना था कि इसराइल और सऊदी अरब अमन मुआहदे के करीब पहुँच चुके हैं। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात कायम करने से नए मशरक़ वस्ता का जन्म होगा। इस बयान की इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ गई है कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 2 रोज़ की टीवी को इंटरव्यू में कहा था कि सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात दरमियान उनके ताल्लुकात मामूल पर लाने के मुसलसल करीब आ रहे हैं। मुस्लिम उम्मा के लिए ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी सऊदी अरब और इसराइल की बढ़ती क़ुर्बत को बड़ी पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। और इसके साथ ही आज इजरायली वज़ीर ख़ारजा ने दावा किया है कि सऊदी अरब की तरफ से इसराइल को तस्लीम किए जाने के साथ ही 6 से 7 मुस्लिम ममालिक भी इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। अब इस खबर के साथ ही मुस्लिम ममालिक, ख़ास तौर पर पाकिस्तान जो 50 से ज़ायद मुस्लिम ममालिक में वाहिद एटमी ताकत है, इस पर दुनिया भर की नज़रों के साथ साथ आलमी सतह पर दबाव भी बढ़ेगा ऑब्वियसली। और सवाल उठेगा कि क्या पाकिस्तान भी सऊदी अरब के बाद इसराइल को तस्लीम कर लेगा? इस हवाले से निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने वाज़ेह किया है कि इसराइल से ताल्लुकात के मामले पर पाकिस्तान अपना कोई भी फ़ैसला मुल्की और फ़लस्तीनी अवाम के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए करेगा। इस अहम मामले पर बात करने के लिए डॉक्टर साहब माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर के मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। शुक्रगुज़ार हूँ सर। ये जो सारा मामला चल रहा है सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हो रही है। इसराइली वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि हम अमन मुआहदे के बड़े करीब हैं। मोहम्मद बिन सलमान भी अपने इंटरव्यू में कुछ इसी तरह का तासुर दे रहे हैं। तो सर, अगर ऐसा है तो ये तो आलम इस्लाम पर बहुत गहरा इसका असर होगा। तो क्या हम समझें कि फ़लस्तीनियों को उनका वतन मिलने के बहुत ज़्यादा करीब है, या फिर ये अमरीकी दबाव और आलमी सियासत का नतीजा है जो कुछ हो रहा है? बहुत शुक्रिया। देखें जी, पहली बात तो ये है कि ये तब्दीलियाँ तब शुरू हुई जब इब्राहिम अकॉर्ड प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में आया। यूएई, मोरक्को, बहरीन ने इसराइल के साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश किए। अब जारी बात है सऊदीज़ ये फील कर रहे थे कि दे आर लेफ्ट ओवर, वो पीछे रह गए हैं। साथ में जब प्रेसिडेंट बाइडेन आए उन्होंने सऊदी अरब पे प्रेशर भी डाला और उनको पराया स्टेट कहा। तो बीच में इसके बाद चाइनीज़ पड़े और उन्होंने ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करा दिए। अब सऊदीज़ ये समझते हैं कि हमें मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप हमारे पास है, जैसे तैसे हमें इसको मेंटेन करना। और उसके लिए जैसे मोहम्मद बिन सलमान के पास विजन 2030 है, तो वो अमेरिकन को कहते हैं कि ठीक है, हम आपके साथ चलना चाहते हैं, हम इसराइल की रिकग्निशन की बात करते हैं, लेकिन आप हमें क्या देंगे इसके बदले में? क्या हमें कोई सिविल न्यूक्लियर डील मिलेगी? क्या हमें जापान एंड साउथ कोरिया जैसे कोई सिक्योरिटी जो है वो डील मिलेगी? हमारे दिफा को कैसे जो सिक्योर किया जाएगा? एक तरफ ईरान है जिसके बारे में MBS ने कहा कि हम अगर वो न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करेंगे तो हम हासिल करेंगे। हम इसराइल को इतना हम
नहीं होने दे देंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इजरायली ये कह रहे हैं कि अगर सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान मामला तय पा जाते हैं और रिकग्निशन हो जाती है तो ये आलम इस्लाम, ये ज्यूज़ और मुस्लिम के दरमियान मामला बेहतर हो जाएंगे। इस सारे क्वेश्चन के अंदर पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड ने, देखिए किरण साहिबा, अपने दुनिया को जो है वो मजहबी लेंस से देखना बंद कर दिया है। सर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि फ़लस्तीनी रियासत कहाँ है बीच में सर, जिसकी वजह से हमने आज तक इजराइल को तस्लीम नहीं किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके हवाले से सारी बातें बेसिक पेशरफ्त होगी, वो जैसे तैसे भी है। अब क्वेश्चन ये है कि फ़लस्तीनी इस पर क्या कहते हैं, फ़लस्तीनी मानते हैं कि नहीं मानते। लेकिन जितने फ़लस्तीनियों ने मुश्किल वक्त गुजारा है, मेरा ख्याल है कि अगर साइजेबल अरब वर्ल्ड उनके साथ खड़ी हो और उनको कोई डील देने में कामयाब हो जाएगी तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू इसमें हो जाना है। और अगर आप MBS की बात सुने, वो कह रहे हैं हम हर रोज आगे की तरफ जा रहे हैं। सो सऊदीज और अमारातीज और बाकी सारे जो हैं उन्होंने इस खित्ते को, मिडल ईस्ट को, वो अब एक मुस्लिम लेंस से नहीं देख रहे, वो एक अरब लेंस से देख रहे हैं और इसको इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में देखिए। भारत की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा, इसको हम इस तरह से देख सकते हैं यानी कि फ़लस्तीन का मसला भी किसी हद तक हल होने जा रहा है और फिर ये इसराइल और सऊदी अरब वाला मामला जो होने जा रहा है। देखिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मेरा ख्याल है सऊदी अरब को और बाकी मुस्लिम उम्मा को एतमाद में लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जिसने अपने पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट सिवाय इजराइल दुनिया के लिए, सो क्वेश्चन ये आता है कि हम कितने ऑन बोर्ड हैं या हमसे क्या बातें की जा रही हैं या इस हवाले से क्या हो रहा है और पाकिस्तान की इस हवाले से क्या पोजीशन है। लगता तो ये है कि सऊदीज कोई ना कोई ऐसा इंसेंटिव अमेरिका से लेंगे इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी और एक पॉलिटिकल जो अपॉर्चुनिटी है वो फलस्तीनियों को भी मिलेगी और समहाउ एक विन विन सिचुएशन पूरे खित्ते में क्रिएट होगी। जैसे आप देखें MBS ने यमन की वॉर बंद कर दी। वाज़े तौर पर अगर आप मुझे बता सकें तो सऊदी अरब क्या लेगा अमेरिका से, 1 2 3 क्या चीज़ है? देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि सऊदी अरब पहली बात है एक सिविल न्यूक्लियर डील लेना चाहता है, एक सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम लेना चाहता है। दूसरा वो जापान एंड साउथ कोरिया जैसे सिक्योरिटी गारंटीज लेना चाहता है कि अगर सऊदी अरब पे हमला होगा तो वो अमेरिका उसको अपना हमला तस्वर करेगा। तीसरा उसमें जारी बात है कि वो फलस्तीनियों को कुछ देना चाहते हैं, दैट इज उनका वो स्टेट उनको प्रॉपर एक मिले। फोर्थ जारी बात है वो चाहते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड को ऑन बोर्ड लिया जाए और अपने साथ मैक्सिमम ममालिक को लेके हम इसराइल के साथ करें। आपको याद होगा जब ट्रंप आए थे सऊदी अरब 2017 में तो मोहम्मद बिन जो किंग सलमान थे उन्होंने सारी मुस्लिम दुनिया को बुलाया था और अपने पीछे खड़ा किया था और अमेरिका को बताया था कि हम मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर हैं। आज ये मौका आ गया है, ये पता चलेगा हमें कि क्या सारी मुस्लिम दुनिया जो 57 OIC के कंट्रीज हैं वो उनके साथ जाते हैं या नहीं जाते। अब वो जारी बात है सऊदीज अपनी डिप्लोमेसी इसमें किस तरह करते हैं, क्या वो पाकिस्तान और बाकी ममालिक को साथ में लाते हैं। इजरायली वजीर आजम कह रहे हैं कि 6 से 7 ममालिक सऊदी अरब के बाद हैं जो कि इजराइल को तस्लीम कर लेंगे, वो कौन कौन से हैं ममालिक? वजीर खारजा जो देखिए उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं और कुछ एशियन कंट्रीज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑलरेडी मोरक्को जा चुका है, सूडान के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ऐसे छोटे ममालिक जिनको वो समझते हैं कि जो सऊदी अरब पे बड़े डिपेंडेंट हैं फाइनेंशियली, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से, एड के हवाले से, सो मुझे लगता है कि वो उन ममालिक को साथ लेके चलेंगे। लेकिन जो GCC के ममालिक हैं वो भी साथ चल सकते हैं, बिकॉज अगर बहरीन और UAE जा चुके हैं तो और ममालिक का जाना भी साथ जो है वो बनता है, ओमान और बाकी भी हो सकते हैं। सो लार्जली क्वेश्चन ये है कि OIC का ये फैसला होता है या अरब वर्ल्ड का होता है, ये डिपेंड करता है। अगर OIC का फैसला नहीं है, ये अरब वर्ल्ड का फैसला है, तो जिस तरह कश्मीर की जब 5 अगस्त 2019 का स्टेटस बदला था तो OIC ने फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास नहीं बुलाया था और OIC को छोड़ के अरब वर्ल्ड अकेली इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मलाइज कर लेती है। तो ये आप समझें कि OIC का ये जो एक मल्टीलैटरल फोरम है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, एक टूथलेस टाइगर हमारे सामने रह जाता है। सो ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन सऊदीज चाहते हैं कि एक तो अमेरिकन अपना बिहेवियर बदले उनकी तरफ जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का था, सिक्योरिटी गारंटीज मिले न्यूक्लियर के हवाले थे ताकि ईरान। एक और चीज है कि आज जो हमारे निगरान वजीर खारजा ने कहा है कि वो फलस्तीनी अवाम के मफादात को देखते हुए आगे का फैसला करेंगे, तो दुनिया इस्लाम का वाहिद एटमी क़ुव्वत पाकिस्तान, इस पर यकीनन ऑब्वियसली इस सारे मामले को जिस तरह से आप बता रहे हैं तो इस पर दबाव पड़ेगा। और साबिक वजीर आजम भी इस बात का इंकशाफ कर चुके हैं कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए बड़ा दबाव था, तो हम पर तो दबाव पड़ेगा इसके लिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना कि अगर अरब कंट्रीज ही नहीं रास्ते में खड़े रहते और फलस्तीन खुद भी एग्री हो जाता है ऑन टर्म्स एंड कंडीशन पे, देखिए पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर अरब कंट्रीज हैं फलस्तीन को एक अच्छी जो है डिप्लोमेटिक बार्गेन लेके देने में फ्रॉम अमेरिका एंड फ्रॉम इजराइल, ना के पाकिस्तान। सो हम कहाँ पे खड़े रहेंगे, हमारी पार्लियामेंट क्या करेगी, क्या हम अपना स्टांस बदलेंगे? अगर अरब वर्ल्ड मान जाती है कि जी हमें फलस्तीन और इसराइल का मसला कोई स्टेट
कोई जो उनके रिलेशंस नॉर्मलाइज हो जाते हैं, रिकग्नाइज कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए क्वेश्चन है कि हम तो फिर ऐसे नहीं जारी बात है बैठ सकते, क्योंकि कश्मीर पे भी हमारा हमारी मौक़िफ़ तो आज भी 2 स्टेट ही है ना। देखिए वो बिल्कुल 2 स्टेट है, और जारी बात है कुछ इससे मिलती जुलती ही सिचुएशन सऊदीज निकालेंगे, क्योंकि अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा कि बेसिकली बात क्या हो रही है। अभी तक तो ये बात आई है कि सऊदीज क्या चाहते हैं, उनको सिक्योरिटीज चाहिए, उनको न्यूक्लियर माहदे चाहिए, उनको कौन कौन से और ममालिक चाहिए, और उनको एक चेंजिंग बिहेवियर, वो जो वेस्ट का जब दिल करता है सऊदी अरब पे कहते थे इनको पाबंदियां लगा दे वेपन्स की, को जो है वो फलां पाबंदियां लगा दे, इनके इंडिविजुअल पाबंदियां लगा दें। बेसिकली सऊदी अरब भी चाहता है कि अमेरिका का रवैया थैंक यू सो बदले। मच सर, टाइम ओवर हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह जुमे को नाज़रीन से मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।